जरा कल्पना कीजिए कि सरकार कल एक नया कानून पास कर दे और उस कानून में लिटरली ये लिखा हो कि देश का कोई भी नागरिक सुबह 5 बजे के बाद सो नहीं सकता। ये तो एकदम तानाशाही जैसी बात हो गई। बिल्कुल, सुनने में तो एकदम बेतुका लगता है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें, मतलब कायदे से देखें, तो आखिर कौन सी चीज है जो सरकार को ऐसा कोई भी अजीब कानून बनाने से रोकती है? सही सवाल है। क्या हमारे संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से सोने का अधिकार लिखा है? नहीं, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। एग्जैक्टली, जवाब है नहीं। फिर भी हम नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं, और ये सुरक्षा किसी लंबी चौड़ी नियमावली से नहीं आती, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखे गए महज एक छोटे से वाक्य से आती है। बिल्कुल, सिर्फ एक वाक्य। तो आज के इस गहन चर्चा में हम दृष्टि आईएएस के विश्लेषणात्मक लेखों, IJRTI और जास कॉर्पस जैसे कानूनी जर्नल्स और कई अहम शोध पत्रों को खंगाल रहे हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे संविधान का ये एक छोटा सा हिस्सा एक विशाल छाते की तरह बन गया, जिसने धीरे धीरे हमारी हर बुनियादी जरूरत को अपने अंदर समेट लिया। देखिए, इस विषय की गहराई में जाने से पहले ना उस छोटे से वाक्य को समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 21 बेसिकली कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून द्वारा तय की गई प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। सतही तौर पर तो ये लाइन सिर्फ वकीलों वाली लगती है। हाँ, ऐसा लगता है कि सिर्फ अदालतों के मतलब की बात है। लेकिन जो शोध पत्र हम देख रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं कि ये भारतीय न्यायशास्त्र का सबसे जीवित और सांस लेता हुआ हिस्सा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ जिंदा रहने की गारंटी नहीं देता, बल्कि इस बात की गारंटी देता है कि वो जीवन गरिमा यानी पूरी डिग्निटी के साथ जिया जाए। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तब तो इस अनुच्छेद का मतलब इतना ब्रॉड नहीं था ना? बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में नजरिया बहुत अलग था। हाँ, क्योंकि स्रोतों में 1950 के AK गोपालन केस का जिक्र है, और मैंने पढ़ा कि उस समय सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया बहुत ही यांत्रिक और सीधा था, एकदम टू द पॉइंट। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका यानी सरकार और पुलिस की मनमानी के खिलाफ एक सुरक्षा है। मतलब अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है, चाहे वो कानून कितना भी कठोर या अन्यायपूर्ण क्यों ना हो, और उस कानून के तहत किसी की आजादी छीनी जा रही है, तो वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उस समय ये नहीं देखा जाता था कि कानून खुद न्यायसंगत है या नहीं, बस कानून होना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात है। और यही वो पॉइंट है जहां से एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार हुई। गोपालन मामले में अदालत ने लिटरली शब्दों को बस शाब्दिक अर्थ में लिया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब बस इतना माना कि ठीक है, एक कानून मौजूद है, काम खत्म। लेकिन फिर आता है 1978 का ऐतिहासिक मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला। इस एक केस ने ना हमारी न्याय व्यवस्था का पूरा दर्शन ही पलट कर रख दिया। इसमें पासपोर्ट जब्त हुआ था ना? हाँ, मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए जब्त कर लिया था। जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो अदालत ने उस पुरानी संकीर्ण सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। स्रोतों के अनुसार मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर विधि की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत भारतीय व्यवस्था में शामिल कर दिया। बिल्कुल किया। तो इसका मतलब हुआ कि अब कानून का सिर्फ होना काफी नहीं था, उस कानून का उचित, निष्पक्ष और न्याय संगत होना भी जरूरी हो गया। एकदम सही। पर क्या संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य निर्माताओं ने जानबूझकर ड्यू प्रोसेस शब्द को नहीं हटाया था? हाँ, ये बहुत बड़ा डिबेट था उस समय। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिना चुने हुए जज संसद के बनाए कानूनों को अपनी समझ से खारिज करते रहे। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पिछले दरवाजे से वापस कैसे डाल दिया? देखिए, ये बहुत ही तीखा और सटीक सवाल है, और आपको बता दूं, कानूनी हलकों में आज भी इस पर बहस होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का तर्क ये था कि जीवन के अधिकार को आप महज एक तकनीकी औपचारिकता तक सीमित नहीं कर सकते। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मनमाना है, दमनकारी है, तो वो प्रक्रिया कानून कहलाने लायक ही नहीं है। मतलब सिर्फ कागज पर लिख देने से वो न्याय नहीं बन जाता। एग्जैक्टली।
अदालत ने साफ कहा कि जीवन का मतलब केवल पशुवत अस्तित्व नहीं है। एक जानवर भी सांस लेता है ना? लेकिन इंसानी जिंदगी की असली कीमत उसकी गरिमा में है। गरिमा के बिना जीवन कैसा? तो गरिमा छीनने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 21 की कसौटी पर खरा उतर ही नहीं सकता। इसे अगर मैं एक रूपक के जरिए समझूं तो ये कुछ ऐसा लगता है जैसे संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों को जीवन के अधिकार के नाम पर एक बेसिक फोन दे दिया था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। दिलचस्प एनालॉजी है ना? और फिर मेनका गांधी केस के बाद हमें एक स्मार्टफोन मिल गया गरिमा के साथ जीने के लिए, जिसमें न्यायपालिका समाज की जरूरतों के हिसाब से लगातार नए नए ऐप्स यानी नए अधिकार डाउनलोड कर रही है। अरे वाह, ये बहुत ही सार्थक तुलना है। और आपको पता है इस स्मार्टफोन में जो सबसे अहम ऐप डाउनलोड हुआ वो कौन सा था? कौन सा? हमारा पर्यावरण। क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन की बात तब तक बेमानी है जब तक इंसान के आसपास का माहौल ही जहरीला हो। शारीरिक सुरक्षा के बाद हमारे बाहरी परिवेश का सुरक्षित होना सबसे बुनियादी शर्त है। पर्यावरण की जब बात आती है तो स्रोतों में 1972 के स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का विशेष जिक्र है। ये वो समय था जब पूरी दुनिया पहली बार ये महसूस कर रही थी कि स्वच्छ पर्यावरण कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बुनियादी जरूरत है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सीधे तौर पर हमारे अनुच्छेद 21 के दायरे में ला दिया। मुझे यहाँ दून वैली केस याद आ रहा है, जिसे रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, दून वैली मामला तो भारतीय पर्यावरण न्याय शास्त्र का एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए, वहां पहाड़ों पर अनियंत्रित रूप से चूना पत्थर का खनन हो रहा था, जिससे जल स्रोत सूख रहे थे और पूरी पारिस्थितिकी नष्ट हो रही थी। अदालत ने माना कि इस तरह का विनाश सीधे तौर पर वहां के लोगों के जीवन के अधिकार पर हमला है। लेकिन देखिए, पर्यावरण के मुकदमों में ना एक बहुत बड़ा व्यावहारिक टकराव देखने को मिलता है। कैसा टकराव? दून वैली मामले में खदालें बंद करने का मतलब था कि वहां काम करने वाले हजारों मजदूरों का रोजगार छिन जाना। क्या आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? अदालत इन दो अलग अलग अधिकारों, एक तरफ स्वच्छ हवा और दूसरी तरफ रोटी, इनके बीच बैलेंस कैसे बनाती है? ये टकराव नीति निर्माताओं और अदालतों के सामने हमेशा सबसे बड़ी चुनौती होता है। इन मामलों में अदालत का नजरिया ये रहा है कि दीर्घकालिक अस्तित्व यानी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हमेशा अल्पकालिक आर्थिक लाभों पर भारी पड़ता है। मतलब आज की रोटी के चक्कर में हम कल की सांसें दांव पर नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली। अगर पारिस्थितिकी ही नष्ट हो गई तो भविष्य में किसी के लिए भी जीवन या आजीविका बचेगी ही नहीं। और इसी संतुलन को साधने के लिए न्यायपालिका ने कुछ बहुत ही मजबूत सिद्धांत घड़े, जैसे सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत या पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदियां, जंगल, पहाड़ जैसी प्राकृतिक संपदाएं किसी सरकार की निजी जागीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब सरकार इन्हें अपनी मर्जी से बेच नहीं सकती। हाँ, राज्य केवल एक ट्रस्टी के रूप में आम जनता और आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकी रक्षा करता है। सही कहा। और ठीक इसी तरह एक और अहम सिद्धांत जो MC मेहता बनाम भारत संघ या ओलियम गैस रिसाव मामले से निकला, वो था प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत, यानी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ये क्या है? इसका तर्क बहुत सीधा है। जो उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा और लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा, केवल उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रदूषण को साफ करने का खर्च उठाए और प्रभावित लोगों को मुआवजा दे। ये कानूनी दर्शन सुनने में तो बहुत ही आदर्श लगता है, लेकिन मुझे यहाँ एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। बताइए। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद 21 हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार देता है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल भी लागू है। फिर भी सच्चाई ये है कि आज बड़े शहरों में सर्दियों के समय हवा इतनी जहरीली होती है कि सांस लेना लिटरली मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो हम सब हर साल देखते हैं। हमारी नदियां भारी औद्योगिक कचरे से भरी पड़ी हैं। तो क्या यह सारी न्यायिक सक्रियता केवल कागजों तक सिमट कर रह गई है? देखिए, इस खाई को समझना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करके अधिकारों का दायरा बढ़ा सकती है, लेकिन वो जमीन पर जाकर नीतियां लागू नहीं कर सकती ना। वो काम तो सरकार का है। बिल्कुल। ये कार्यपालिका और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाओं का काम है। जब इन संस्थाओं की जवाबदेही तय नहीं होती या जब नियमों को लागू करने में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता होती है, तब अदालती आदेश केवल कागजों पर रह जाते हैं।
मतलब अदालत ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन चलना तो प्रशासन को ही पड़ेगा। हाँ, अधिकार हमें एक दिशा देते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए जमीनी प्रशासन का काम करना बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण की इस व्यापक चर्चा से अब हम एक अलग दिशा में मुड़ते हैं। जी। हमने ये तो स्थापित कर दिया कि राज्य को स्वतंत्र नागरिकों के लिए एक गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब वही राज्य कानूनी रूप से किसी नागरिक से उसकी आज़ादी छीन लेता है? मतलब कैदियों की बात कर रही हूँ। बहुत अहम मुद्दा है ये। क्या जेल की कोठरी में जाते ही अनुच्छेद 21 का वो छाता बंद हो जाता है? इतिहास में एक समय ऐसा ही था जब कैदियों को नागरिक अधिकार विहीन माना जाता था, मतलब उनके कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। कैसे? अदालत ने साफ किया कि जेल जाने का मतलब है कि समाज की सुरक्षा के लिए व्यक्ति की घूमने फिरने की आज़ादी छीन ली गई है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उसका इंसान होना छीन लिया गया है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला इस संदर्भ में बहुत ही अहम है। मैंने पढ़ा था कि इस फैसले में अदालत ने साफ किया कि एकांत कारावास, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, उसका मनमाना इस्तेमाल किसी भी इंसान की गरिमा को नष्ट कर देता है। बिल्कुल। मतलब जेल के अंदर भी कैदियों के कुछ बुनियादी मानवाधिकार होते हैं जिन्हें राज्य खत्म नहीं कर सकता। और इसी कड़ी में DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला आता है, जो पुलिस हिरासत में होने वाली यातनाओं और मौतों पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। हिरासत में यातना को अदालत ने अनुच्छेद 21 का सबसे बर्बर उल्लंघन माना। लेकिन DK बसु मामले में एक बड़ी दिलचस्प बात है। क्या? अदालत ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, बल्कि पुलिस की गिरफ्तारी और पूछताछ को लेकर 11 कड़े दिशा निर्देश जारी किए, जैसे गिरफ्तारी का मेमो बनाना, पुलिस अधिकारियों का नेम टैग पहनना, गिरफ्तारी की सूचना परिवार को देना। हाँ, ये बहुत जरूरी गाइडलाइंस थीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता कि अदालत एक तरह से संसद या पुलिस प्रशासन का काम कर रही थी? दिशा निर्देश बनाना तो कार्यपालिका का काम होना चाहिए ना? देखिए, जब विधायिका या कार्यपालिका किसी व्यवस्थित बुराई यानी सिस्टमैटिक अब्यूज को रोकने में पूरी तरह विफल हो जाती हैं, तो न्यायपालिका को उस वैक्यूम को भरने के लिए आना ही पड़ता है। क्योंकि उस वक्त कोई कानून नहीं था। एग्जैक्टली। हिरासत में मौतों को रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था, इसलिए अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार को एक व्यवहारिक रूप देने के लिए ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा कवच बनाए। लेकिन जब मैं कैदियों के अधिकारों की इस थ्योरी से जमीनी हकीकत की ओर देखती हूँ, तो जो स्रोतों में आंकड़े दिए गए हैं वो झकझोर कर रख देते हैं। आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारत की जेलों में क्षमता से 130% से अधिक भीड़ है। मतलब ओवरक्राउडिंग बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और इससे भी ज्यादा विचलित करने वाला आंकड़ा ये है कि जेल में बंद कुल कैदियों में से लगभग 77% कैदी विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल्स है। इसका सीधा मतलब समझ रही हैं आप? जेलों में मौजूद हर 100 में से 77 लोगों का अपराध अभी तक अदालत में साबित ही नहीं हुआ है। हे भगवान! वो सिर्फ मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। और ये बात हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में दिए गए उस फैसले पर बहुत गहरा सवालिया निशान लगाती है, जिसमें अदालत ने कहा था कि त्वरित सुनवाई या स्पीडी ट्रायल अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति बिना दोष साबित हुए सालों तक जेल में सड़ रहा है, तो उसके लिए स्पीडी ट्रायल का अधिकार केवल एक भद्दा मजाक बनकर रह जाता है। बिल्कुल। और ये हमारी पूरी न्याय प्रणाली के ढांचागत संकट को उजागर करता है। देखिए, जब अदालतों में जजों की कमी होती है, मुकदमों का अंबार होता है, तो वो धीमी प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन जाती है। मतलब सजा मिलने से पहले ही सजा मिल रही है। न्याय प्रणाली का मूल उद्देश्य सुधार होना चाहिए, लेकिन जब जेलें खचाखच भरी हों और लोग बिना दोष साबित हुए सजा काट रहे हों, तो वो सुधार गृह की बजाय केवल प्रतिशोध और यातना के केंद्र बन जाते हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। चलिए अब शारीरिक सुरक्षा, पर्यावरण और कैदियों की दीवारों से निकलकर इंसान की सबसे अदृश्य लेकिन सबसे नाजुक दुनिया में प्रवेश करते हैं। आप निजता की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हमारी पहचान और हमारी निजता यानी प्राइवेसी। 2017 का KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का मामला। ये फैसला भारतीय कानूनी इतिहास के पन्नों में लिटरली सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। कोई शक नहीं इसमें। 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये घोषित किया कि निजता का अधिकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ऊपर से खैरात में दी गई हो, बल्कि ये अनुच्छेद 21 के तहत
जीवन और स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा है। और पुट्टास्वामी फैसले ने निजता को एक बहुत ही विस्तृत रूपरेखा दी। इसने निजता को 3 अलग-अलग क्षेत्रों में बांटकर समझाया। 3 zones of privacy। हाँ, पहला है आंतरिक क्षेत्र या इंटीमेट जोन। ये इंसान की सबसे निजी दुनिया है। इसमें उसकी शादी, बच्चे पैदा करने के फैसले और उसकी यौन प्राथमिकताएं शामिल हैं। और आपको बता दूं, इसी आधार पर नवतेज सिंह जौहर मामले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। और दूसरा क्षेत्र है निजी क्षेत्र या प्राइवेट जोन, जो मुझे लगता है आज के डेटा संचालित युग में सबसे ज्यादा अहम है। बिल्कुल। बैंक खातों से लेके हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स और इंटरनेट की ब्राउजिंग हिस्ट्री तक हमारी हर जानकारी पर हमारा अपना कंट्रोल होना चाहिए। सही कहा। और तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक जोन। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों? मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में निजता कैसे हो सकती है? अगर मैं पब्लिक में हूं तो मैं प्राइवेट कैसे हूं? ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। इसी सार्वजनिक क्षेत्र की निजता को स्पष्ट करने के लिए स्रोतों में मद्रास उच्च न्यायालय के एक बहुत ही रोचक मामले का जिक्र है। कौन सा मामला? ये मामला स्पा केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़ा था। पुलिस का तर्क था कि देह व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कैमरे जरूरी हैं। सुनने में तो पुलिस का तर्क सही लगता है। लेकिन अदालत में इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत का कहना था कि स्पा जैसी जगह पर कैमरे लगाना किसी भी व्यक्ति के आराम करने के अधिकार और उसकी शारीरिक स्वायत्तता का सीधा उल्लंघन है। अरे वाह! केवल किसी शक के आधार पर पूरे परिसर को सर्विलांस पर नहीं रखा जा सकता। एक इंसान जब सार्वजनिक या कमर्शियल स्थान पर भी जाता है, तब भी वो अपनी निजता के अधिकार को घर पर छोड़कर नहीं आता। ये तो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही तार्किक सवाल पैदा हो रहा है। पूछिए। यदि निजता का अधिकार इतना ही शक्तिशाली है, तो क्या राज्य किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति की निजता में दखल नहीं दे सकता? मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई गंभीर मुद्दा हो या किसी बड़े आतंकवादी नेटवर्क की जांच करनी हो, तब क्या? ये सवाल इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही नाजुक बिंदु है। क्योंकि देखिए, कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण या एब्सोल्यूट नहीं होता। स्रोतों के अनुसार राज्य निजता में दखल दे सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे 3 बहुत ही कड़ी शर्तों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। वो 3 शर्तें क्या हैं? अदालत ने वो 3 शर्तें स्पष्ट रूप से परिभाषित की हैं। पहली शर्त है विधायी जनादेश। इसका अर्थ है कि राज्य जो भी कार्रवाई कर रहा है वो स्पष्ट रूप से संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत होनी चाहिए। मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी मर्जी से मेरा फोन टैप नहीं कर सकता, एक प्रॉपर कानून होना चाहिए। किसी अधिकारी का मनमाना आदेश निजता में दखल नहीं दे सकता। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है वैध उद्देश्य या लेजिटिमेट स्टेट एम। राज्य के पास ऐसा करने का कोई तार्किक और वैध कारण होना चाहिए, जैसे देश की सुरक्षा या गंभीर अपराधों की रोकथाम। ठीक है, ये भी समझ आ गया। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त, जो राज्य की शक्तियों पर सबसे बड़ी लगाम लगाती है, वो है अनुपातिकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि बीमारी जितनी बड़ी है, इलाज भी उसी अनुपात में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर पुलिस को किसी एक मोहल्ले में चोरी की घटना की जांच करनी है, तो वो उस आधार पर पूरे शहर के लोगों का फोन टैप नहीं कर सकती। अच्छा। राज्य को हमेशा वो तरीका चुनना होगा जो व्यक्ति की निजता में कम से कम दखल देता हो। तो इन तीनों शर्तों का संतुलन ही एक लोकतांत्रिक देश को पुलिस स्टेट बनने से रोकता है। ये बहुत जरूरी सेफगार्ड है। बिल्कुल। अब इस पूरी कानूनी और दार्शनिक यात्रा में एक आखिरी और सबसे बुनियादी कड़ी जुड़ती है। वो क्या? एक व्यक्ति ये कैसे जानेगा कि उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है? वो पर्यावरण, निजता या न्याय के लिए आवाज कैसे उठाएगा? इसके लिए जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट है वो है शिक्षा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए न्यायपालिका ने शिक्षा को कोई अलग या रियायती अधिकार नहीं माना, बल्कि उसे अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का ही हिस्सा बना दिया। हाँ, शिक्षा के बिना ये सारे अधिकार बेकार हैं। 1992 के मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले ने पहली बार इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा के बिना गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना करना भी बेमानी है। एक अशिक्षित दिमाग हमेशा शोषण का शिकार होने के लिए कमजोर रहता है। और आपको पता है, इसी फैसले ने एक बड़े बदलाव की नींव रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2002 में संविधान का 86वां संशोधन किया गया, जिससे अनुच्छेद 21A जुड़ा था। बिल्कुल। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A को संविधान में जोड़ा, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। पहले ये सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों में था जो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते थे।
और इस मौलिक अधिकार को जमीन पर उतारने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट लाया गया। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसने राज्य पर एक कानूनी बाध्यता डाल दी कि कोई भी बच्चा बुनियादी शिक्षा से वंचित न रहे। और जो IJFMR का शोध पत्र हम देख रहे हैं, उसके अनुसार ये पूरी प्रक्रिया वैश्विक सतत विकास लक्ष्य 4 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के साथ सीधे तौर पर जुड़ती है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। एग्जैक्टली। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी बात पर जोर देती है कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो तंत्र है जो इंसान को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाता है। क्योंकि शिक्षा से जागरूकता आती है, जागरूकता से अपने अधिकारों को पहचानने की क्षमता विकसित होती है, और जब इंसान अपने अधिकारों को पहचानता है तभी वो सिस्टम से एक गरिमापूर्ण जीवन की मांग कर सकता है। इस तरह देखें तो शिक्षा अनुच्छेद 21 को एक्टिवेट करने की असली चाबी है। तो आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 21 कोई निर्जीव कानूनी नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये लगातार ग्रो कर रहा है। हाँ, एक गोपालन केस की संकीर्ण व्याख्या से लेकर मेनका गांधी केस के ऐतिहासिक बदलाव तक और फिर पर्यावरण, कैदियों के अधिकार और निजता तक, ये लिटरली एक ऐसा छाता है जो हर उस बारिश के साथ बड़ा हो जाता है जो मानव जीवन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। मैं तो कहूंगा कि ये भारत के नागरिकों के पास मौजूद वो सबसे शक्तिशाली ढाल है जो रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें राज्य या व्यवस्था की किसी भी मनमानी और अन्याय से बचाते हैं। सही कहा। और जैसे जैसे समय बदलेगा इस छाते का आकार और बढ़ता जाएगा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के लिए खुला है और जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कैसा सवाल? देखिए, हमने देखा कि अनुच्छेद 21 ने हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण और हमारे डिजिटल डेटा की निजता की रक्षा की। लेकिन आज जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी तकनीकें विकसित हो रही हैं, ये न्यूरल लिंक जैसी चीजें, एग्जैक्टली, जहां मशीनें सीधे इंसान के दिमाग से जुड़कर उसके विचार पढ़ने की दिशा में बढ़ रही हैं, वहां एक नया संकट खड़ा हो रहा है। ये तो बहुत ही डरावना भविष्य लगता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या वो दिन दूर है जब भविष्य में हमें मानसिक निजता यानी मेंटल प्राइवेसी, अपने विचारों को पढ़े जाने से बचाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल करने की मांग करनी पड़ेगी? ये तो एक पूरी तरह से नई और अदृश्य सीमा है। बिल्कुल। मानव गरिमा की इस अदृश्य और नई सीमा के बारे में सोचना आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पर जरूर सोचिएगा।